नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर का यह लॉन्गेस्ट वीडियो है। आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा, PCS परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं अद्यतन तकनीक और प्रौद्योगिकी के ये चैप्टर से। देखिए, भारत का द्रुततम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? याद रख लीजिए, लिख लीजिए इसको। ऐरावत, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है। ये 12 से 17 नवंबर को मध्य अमेरिका के कोलोराडो में स्थित डेनवर में SC30 द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेटवर्किंग स्टोरेज एंड एनालिसिस का आयोजन हुआ था। यहाँ पर विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की 500 सूची जारी हुई थी। तो इसमें नवीनतम सूची में अमेरिका का सुपर कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। वहीं भारत का ऐरावत सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। फ्रंटियर अमेरिका का है सबसे तेज। अब देखिए, लिस्ट में आ जाते हैं। अमेरिका का जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, इसकी संसाधन क्षमता कितनी होती है? देखिए, 1194 पेटाफ्लॉप्स में है। पेटाफ्लॉप्स। अरोरा अमेरिका का है। ईगल भी अमेरिका का। फुगागू जापान का है। 3 स्थान पर देखिए अमेरिका के हैं। ठीक है। वहीं भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों को टॉप 500 में दिया गया है, जहां सीडेक पुणे में ऐरावत PSAI जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसको किसने बनाया है? सीडेक पुणे में बनाया गया है। ठीक है, जो कि टॉप 500 की सूची में 90वां स्थान प्राप्त करता है। इसकी अधिकतम गति 8.5 पेटाफ्लॉप्स है। 8.5 पेटाफ्लॉप्स ऐरावत PSAI। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण हो चुका है। 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की जिस पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया, उसे वूस WSOOSH नाम दिया गया। वूस का फुल फॉर्म है वॉक टू हेमेच ओपेरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हैबिटेट। ठीक है। इस परियोजना का मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषण किया गया है। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, याद रखिएगा, गुजरात में स्थित काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन 3, यह भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है। ठीक है, और यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है? तो यह 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन MQM नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है 19 अप्रैल 2023 को। तो इसकी अवधि 2023-24 से 30-31 तक होगी। 8 वर्षों की अवधि में मध्यवर्ती स्तरीय स्केल क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर, इन क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स होगी, फिजिकल क्यूबिट्स होगी। ठीक है। यह क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे सुपर कंडक्टिंग फोटोनिक प्रौद्योगिकी में विकसित किए जाएंगे। हाल ही में यूरेनियम 241, जो कि यूरेनियम का एक समस्थानिक है, इसकी खोज की घोषणा हुई है। जापान के भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक समस्थानिक की खोज की घोषणा की है, जिसका नाम यूरेनियम 241 है। इस नए समस्थानिक का परमाणु क्रमांक 92, द्रव्यमान संख्या मास नंबर 241 है। मास नंबर 241 है। ठीक है। यूरेनियम के इस समस्थानिक को यूरेनियम 241 नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये जापान के भौतिकविदों के द्वारा इसकी खोज की गई है। याद कर लीजिए और लिख लीजिए। देखिए, विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2023 को प्रस्तुत हो गई है। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तपेदिक रिपोर्ट ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें मुख्य बात यह है कि कोरोना वायरस से मृत्यु दर के बाद सबसे ज़्यादा मृत्यु होने वाली बीमारी है टीबी। टीबी से लोग ज़्यादा मरे हैं कोरोना बीमारी के बाद। ठीक है।
कोरोना से तो मरे थे, उसके बाद दूसरा नंबर टीबी बीमारी से लोग मरे हैं। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले 8 देशों में हैं। इन 8 देशों में सबसे ज़्यादा भारत का नाम आता है। 27% टीबी के मरीज विश्व भर में भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया देश का, फिर चीन देश का नाम आता है। वहीं टीबी से मुक्ति के लिए भारत सरकार ने 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति जी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। 9 सितंबर 2022 को, ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक वर्ष 2030 से 5 वर्ष कम है, ठीक है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीज को गोद लिया जाता है। इसमें उनकी देखभाल, इलाज में सहायता हो सके। निक्षय का अभिप्राय टीबी को समाप्त करने से है, नी इंड, ठीक है। अगली चीज लिख लीजिए, याद कर लीजिए, R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम क्या है? यह द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया के रोकथाम हेतु एक नए टीके का प्रयोग की सिफारिश कर दी है। इस टीके का नाम R21 मैट्रिक्स एम है। यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका जिसका प्रयोग की सिफारिश WHO द्वारा कर दी गई है, ठीक है। इससे पूर्व 2021 में WHO द्वारा RTS/AS01 व्यावसायिक नाम मास क्यूरिक्स इस टीके का प्रयोग पहले किया था। अब आ गया है R21 मैट्रिक्स एम। 2 टीके का नाम आपने लिखा है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और R21 मैट्रिक्स एम को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। जेनर यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए चलते एक दिवस याद कर लीजिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। इस चीज़ को याद रख लीजिए कि एक देश जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, उस देश का नाम है बेलीज। बेलीज देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अमेरिका क्षेत्र का यह चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश है बेलीज। तो बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। आइए नीलगिरी तहर परियोजना पर चर्चा कर लेते हैं, लिख लीजिए इसको। नीलगिरी तहर परियोजना 12 अक्टूबर 2023 की बात है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च कर दिया। तो नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु राज्य से है। 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु, जिसका नाम है नीलगिरी तहर, के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना मंजूरी दी थी। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना को 5 वर्ष की अवधि हेतु लागू किया गया है। तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है, वही IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त की श्रेणी में दर्शाया गया है, नीलगिरी तहर को, ठीक है। आइए देश का 54वां बाघ अभियान पर चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। यह बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में स्थित है, ठीक है। यह देश का 54वां जबकि मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। कौन सा? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है, याद रख लीजिए, लिख लीजिए। इसे भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नमो 108 क्या है? कमल की एक नई प्रजाति नमो 108 है। 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया। इस अवसर पर कमल अभियान लोटस मिशन को की भी शुरुआत कर दी गई है। कमल की इस नई प्रजाति का अनावरण हुआ, उसमें 108 पंखुड़ियाँ अर्थात पीटल्स हैं। नमो 108 नाम दिया गया, ठीक है। यह पुष्प लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022, जो कि 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट की 5वें सर्कल की विस्तृत परिणाम जारी कर दिए गए हैं। अब भारत में कितने बाघ हैं? नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3682 है। याद रखिएगा, 3682 भारत में वर्तमान में बाघ हैं।
रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 75 से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थल है। ठीक है। वहीं 2018 में 2967 बाघ थे। 2967 2018 का डाटा है। वहीं उत्तराखंड स्थित कार्बेट बाघ अभ्यारण्य बाघों की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 260 है। तो बाघों की संख्या कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तत्पश्चात कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में 150, कर्नाटक के ही नागरखोल बाघ अभ्यारण्य में 141 बाघ हैं। ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 785। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बाघ कितने हैं ये भी जान लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 है। यह संख्या बढ़ गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार के द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है, स्पीसीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे। वहीं 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर कर्नाटक में स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के पूरे होने के स्मरणोत्सव का कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आइए देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। IBCA है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम दिया गया। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं। 7 प्रमुख बिग कैट्स में आपका बाघ हो गया, ठीक है, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया और चीता हो गया। ये 7 बिग कैट्स है, इसका अलायंस बना गया। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को संरक्षण देने को वाले देश शामिल हैं। आगे देखते हैं भारत के 75 रामसर स्थल। 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर दिया गया। अब भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद देश भर में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। ठीक है। 75 स्थल में हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 जो हैं, ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्र भूमि, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिकेश झील और रोपड़। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक सरसई नवर झील ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, ये नहीं है, ये आपके पंजाब के चले गए हैं। तो सांडी, समानपुर, सूर सरोवर, समान पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा, समस्तपुर, बखीरा, हैदरपुर और ऊपरी गंगा नदी, ये सब आर्द्र भूमि रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। 10 देखिए हैं। ठीक है। देखिए, हाल ही में INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। INS इम्फाल यह पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोत वाहन में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। और यह पोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। INS इम्फाल परियोजना 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत है। ठीक है। देखिए, पोत बहुत से बने हैं, जैसे INS विशाखापत्तनम है, INS मोरमुगाओ है, INS इम्फाल है, INS सूरत है। ठीक है। आइए समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, इस पर चर्चा कर लेते हैं। समर का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल अश्योर्ड रिटेलाइजेशन, समर का फुल फॉर्म है। 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया। समर एक कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। समर की मिसाइल की मारक क्षमता 10 से 12 किलोमीटर है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जा सकता है। समर मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर से मानव रहित विमानों, UAV सहित विभिन्न कम उड़ान वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो समर का फुल फॉर्म एक बार फिर से, यह सरफेस टू एयर मिसाइल अश्योर्ड रिटेलाइजेशन। ठीक है। अब आइए प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। प्रलय मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। 7 नवंबर 2023 को DRDO ने प्रलय मिसाइल, इसका नाम है प्रलय, का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है।
यह परीक्षण उड़ीसा तट पे स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस मिसाइल के 2 परीक्षण भी पहले किए जा चुके हैं, 22 और 23 दिसंबर 2021 को। ठीक है। प्रलय क्या है? एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। SRBM मिसाइल है प्रलय, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। इसमें सॉलिड प्रणोदक रॉकेट मोटर का प्रयोग किया गया है, कई नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित है। ठीक है। इस मिसाइल का पेलोड का वहन क्षमता 500 से 1000 किलो है। मारक दूरी 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। तो इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन PDA पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नामक एक बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल से व्युत्पन्न की संज्ञा दी जा रही है। आइए विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड पर चर्चा करते हैं। 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख में न्यूमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया। तो लद्दाख में जो न्यूमा एयरफील्ड परियोजना है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पूर्वी लद्दाख स्थित न्यूमा एयरफील्ड 13,710 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट स्थित है। ठीक है। और उल्लेखनीय कि न्यूमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। लेह और थोइस 2 एयरबेस पहले से ही लड़ाकू विमानों के संचालन में सक्षम हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड कौन सी है? लद्दाख में न्यूमा एयरफील्ड परियोजना है, यह याद रखनी है आपको। आइए अगला इंद्रजाल पर चर्चा करते हैं। पूछा जा सकता है इंद्रजाल क्या है? यह एंटी ड्रोन प्रणाली है। सितंबर 2023 में भारत ने प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया। तो इंद्रजाल क्या है? प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है। इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा निर्मित विकसित किया गया है। इंद्रजाल एक ऑटोमेटिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली शत्रु पक्ष से ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक तथा उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। ठीक है। अस्त्र मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। यह परीक्षण गोवा तट से LCA तेजस LSP-7 विमान से संचालित किया गया। तो अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेज हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों पर तैनात करने के लिए निर्मित किया गया है। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। अभी प्रबल रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। 18 अगस्त 2023 को प्रबल रिवॉल्वर नामक रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। यह भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। साथ ही यह भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है। प्रबल रिवॉल्वर का निर्माण कानपुर स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो प्रबल क्या है? एक रिवॉल्वर है। आइए विश्व शांति सूचकांक पर चर्चा करते हैं। 2023 में विश्व शांति सूचकांक को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया था। IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इसमें हमको केवल सूचकांक में पहला और अंतिम स्थान देखना है। तो इसमें देखिए आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांति वाला देश है। पहले स्थान पर आइसलैंड का नाम आता है और सबसे अशांत देश आपका अफगानिस्तान है। वहीं भारत की स्थिति भी हमें देख लेनी चाहिए। भारत की विश्व शांति सूचकांक में 126 है। ये देखिए भारत इस विश्व शांति सूचकांक 2023 में 126वें स्थान पर है। वहीं सबसे अशांत क्षेत्र अफगानिस्तान, सबसे शांत क्षेत्र आइसलैंड है। ठीक है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह भी पूछा जाता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 है। तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें 120 देशों में शीर्ष स्थान पर स्वीडन का नाम आता है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन है।
वहीं 18वें वो अंतिम स्थान पर तंजानिया देश है। भारत का विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां स्थान है, 67 स्थान है। कौन सा स्थान है? 67वां स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा सतत विकास रिपोर्ट हेतु एजेंडा 2023 अंगीकृत किया गया। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2023 तक प्राप्त किया जाना है। इस इम्पोर्टेंट तथ्य है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45 वार्षिक आम सभा का आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ था सितंबर 2023 में। इस बैठक के दौरान इस समिति के द्वारा विश्व भर के कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस 42 नए सूची में भारत के 2 स्थल भी हैं। भारत के दो नौ विश्व धरोहर स्थल जो नए हैं, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक का है। तो शांति निकेतन को भारत का 41वां, होयसल के पवित्र मंदिर को 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2023 पर चर्चा करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023, देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 पर सबसे पहले देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यह क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिकी अर्थशास्त्री और अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इस समय 1990 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन। तो इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बाद जो कि क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, अब नोबेल शांति पुरस्कार पर चर्चा करते हैं। 2023 में ईरान की नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। वहीं साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी देख लीजिए। साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2023 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जोन ओलाव फासे को प्रदान किया गया है। नॉर्वे के लेखक हैं। यह पुरस्कार उनके अभिनय नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया है, जिन्हें अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। आइए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 पर चर्चा करते हैं। यह 3 लोगों को दिया गया है। मोंगी जी बावेंडी, ये हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के ये वैज्ञानिक हैं। लुई ई ब्रुस, एलेक्सी एकिमोव, इन 3 लोगों को दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। इन तीनों को वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज विश्लेषण के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। आइए अब हम आते हैं भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार पर चर्चा कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 पर भी चर्चा कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 3 लोगों को दिया गया, जिसमें पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्लाउच, एनीएल हुइलियर को दिया गया है। इन 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की अध्ययन के लिए प्रकाश एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए प्रदान किया गया है। अब सबसे अंत में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 को भी देख लेते हैं। इस वर्ष चिकित्सा विज्ञान पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, जिसका नाम जिसमें है कैटालिन कारिको, ड्रू विसमैन। तो कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकों की खोजें कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी मैसेंजर RNA टीके के महत्वपूर्ण विकास में साबित हुई थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक इंडेक्स, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया वैश्विक नवाचार सूचकांक में और यह सितंबर 2023 में जारी हुआ था। इसमें कुल 132 देशों में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड का नाम आता है। तो स्विट्जरलैंड विश्व नवाचार सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर हैं। और आइए भारत का स्थान इसमें क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। मध्य और दक्षिण अफ्रीका में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था, भारत की रैंक 40वीं। ठीक है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023, इस पर चर्चा कर लेते हैं। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग बताई जाती है, तो इसमें सबसे ऊंचे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में शीर्ष 3 स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि पहले स्थान पर है, यूके का है ये। अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर है। ठीक है। वहीं इस रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष संस्थान है। ठीक है। वहीं भारत के कुल 91 संस्थानों को इसमें सूची में नाम में शामिल किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान पहले स्थान पर है। इसका रैंक 201 से 250 के बीच में है। यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है। इस यूएनडब्ल्यूटीओ जनरल असेंबली की 25वां सत्र जो आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में आयोजित किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची दी गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची दी गई है। सभी वैश्विक क्षेत्रों में कुल 54 गांवों को 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा दिया गया है, जिसमें भारत का एक गांव का नाम है धोर्डो गांव भी शामिल है। भारत का धोर्डो गांव शामिल है। धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित धोर्डो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उल्लेखनीय कि फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही आयोजित की गई थी। उल्लेखनीय है कि अब तक यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव था। अब गुजरात का धोर्डो भी है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में पोचमपल्ली तेलंगाना पर्यटन गाँव। वहीं पोचमपल्ली की यह उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत की सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है पोचमपल्ली तेलंगाना को। आइए वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 पर चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में सबसे पहला स्थान और अंतिम स्थान इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति देख लीजिए। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति 111वीं रैंक है भारत की, और भारत का यह स्कोर भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। वहीं अंतिम 3 देश हैं वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 125 स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 124वें स्थान पर मेडागास्कर, 123 स्थान पर यमन देश। ठीक है। आइए टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2023, टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ ईयर 2023 घोषित किया गया है। यह किसे प्राप्त हुआ, जरा चर्चा कर लेते हैं। यह 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। ठीक है। वहीं टाइम पत्रिका के द्वारा CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को दिया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेवेल।